यदि विकास की बात होती है तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम ऐसे मंच पर बातचीत करते हैं जहां लिखा हुआ हो मध्य प्रदेश का भविष्य भोजपुर। एक भोजपुर, वो भोजपुर जो कि शहरी अधोसंरचना के आधार पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगा हुआ है। सर, पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, देश विदेश में आप रहे और इसके अलावा आपका जो क्वालिफिकेशन, आपकी सदस्यता, यानी भारत इंडियन अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप सदस्य हैं, इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के आप सदस्य हैं और आपका जो व्यापार व्यवसाय, आपका अनुभव देश और विदेश से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं भोजपुर को? पहला सवाल तो यही सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 और lalluram.com का आभार व्यक्त करता हूँ और एक सुंदर इनिशिएटिव लेने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, जो भोजपुर आपका इलाका है, अभी हाल में आपने भी सुना होगा कि SCR के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। SCR के अंतर्गत इसको शामिल किया गया, उसके साथ साथ इतनी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं। जैसे दिल्ली, एक समय में दिल्ली जाना जाता था, बाद में दिल्ली NCR बना, उसी हिसाब से अब SCR का गठन किया गया जो अभी मंडीदीप तक गया है। भोजपुर के बहुत सारे इलाके इसके अंदर कवर्ड हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर दिखेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, 2022 के एक डेटा के अनुसार जो आपका अब्दुल्लागंज इलाका है वो भारत के सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कस्बों में से सबसे अव्वल नंबर पर आया था। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिसको एक डेवलपर के नज़र से बहुत बारीकी से देखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके इस भोजपुर क्षेत्र में अपना जो सांस्कृतिक विधा है और जिसके परिचायक और जिसके एग्जाम्पल्स 3, 4, 5 आपके सामने हैं, छिन्न है, आपका भीमवेटिका है, भोजपुर मंदिर है, तो इस तरीके की चीज़ें एक विश्व पटल पे आने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ योर माइंड डजंट नो आई डोंट सी। तो उस चीज़ को लाने की बहुत आवश्यकता है कि आपके पास वो धरोहर है, वो चीज़ें हैं जिसको देखने के लिए विश्व में सारे लोग ललायित हो सकते हैं, बशर्ते कि इसको सामने लाई जाए। जहाँ तक रह गया हमारे पर्सनल अनुभव और पर्सनल एक व्यवसाय की बात, तो मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ कि एक प्रतिशत होता है जो शहर के पास तो रहता है लेकिन शहर नहीं जाना चाहता है। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भोजपुर क्षेत्र के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण रोजगार से जुड़े हुए हैं या स्वयं रोजगार से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति से जुड़े हैं जिनका भोपाल में रहने से कोई विशेष उपलब्धि या कोई विशेष निहित कोई चीज़ नहीं साध पा रहे हैं। अब सिर्फ आप एक हाउसिंग के दृष्टिकोण से उनको भोपाल की तरफ आकृष्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शहर पे भी दबाव बढ़ता है और उनके पर्सनल लाइफ को भी परेशानी होती है। तो एज ए डेवलपर सरकार के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे यातायात के साधनों को विकास होता है, सड़क, नए राजमार्ग बनते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है। और इस हिसाब से एक तो उनको घर के पास ही एक विश्व स्तरीय एक उनको कॉलोनी मिल जाती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी जो विधि व्यवस्था है उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है। तो जिस हिसाब से हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है, ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने इन सारे प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज करें, सारी सुविधाओं को डिसेंट्रलाइज करें। तो इस हिसाब से चीज़ों को एक समयोजित तरीके से विकास के रूप में दिखा सकता है। सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जनसंख्या लगातार बढ़ना और डेवलपमेंट के विकासों के प्लानों को तैयार करना, फिर रीजनल प्लान, मास्टर प्लान, TNCP के तमाम एक्टिविटी नजर आते हैं। लेकिन इसके हम टेक्निकल पहलू में जाने से पहले आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या भोजपुर या भोपाल या मध्य प्रदेश की सरजमी पर आपके भी कोई आशियाने, कोई ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जो आने वाले हैं? देखिए, ऑलरेडी हमारी इनिशिएटिव यहाँ पे आशियाना ग्रीन के नाम से ली जा चुकी है। आपको एक वाकया बताता हूँ, ये 2018 की बात है, जब हमने ये प्लान किया था तामोड़ क्षेत्र में अपने आशियाना ग्रीन प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, तो तमाम जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं सब इसके अगेंस्ट में थे। सबका ये मानना था कि सुदूर क्षेत्र में जाकर के ये परीक्षण फाइनेंशियली और प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा असफल हो सकता है और इसमें किसी भी तरीके से कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारे पॉजिटिव वाई एक कन्विक्शन के जो सोच में मानता हूँ कि जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्र के लोग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे परसेंटेज होते हैं
जो सुविधाएं तो चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन वो शहर की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। तो उस आकांक्षाओं को समझते हुए, उस सामाजिक निवेश, सामाजिक सोच को समझते हुए हमने ये रिस्क लिया। हमने कहा नहीं, हम सुदूर जाएंगे और भोपाल के हिसाब से एक अच्छी कॉलोनी का प्रारूप वहाँ देने की कोशिश करेंगे। सफलता देर या नज़दीक जो भी है वो देखी जाएगी, लेकिन ये प्रयास मेरा कम से कम एक रहेगा कि वहाँ पे सुदूर क्षेत्र में जाकर के हम लोग इस प्रयास को क्रियान्वित करें। उस हिसाब से हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया और 4 साल के अंदर वो इनिशिएटिव डबल हो गया और अब 3-4 और प्रोजेक्ट्स वहाँ आ रहे हैं और आप लोग की शुभेच्छाओं से लोगों ने इस बात का स्वागत किया है और हम लोगों को एक अफोर्डेबल हाउसिंग के रूप में, एक अच्छे विकल्प के रूप में दिख रहे हैं और दोनों का समन्वय से सारा विकास मार्ग प्रशस्त हो रहा है। सर, अगर देखा जाए तो सरकारों की हम बातचीत करें तो हम देखते हैं निर्माण एजेंसियों में बीडीए, हाउसिंग बोर्ड, और अब तो अगर हम मास्टर प्लानों की भी अगर हम बातचीत करते हैं तो भूमि विकास नियम के इतर कहीं ना कहीं अब हॉरिजेंटल की ओर बढ़ रहे हैं। वर्टिकल डेवलपमेंट अब बहुत कम दिखाई देने लगा है। बस बड़े बड़े आशियानों में जरूर ये चीज दिखाई देती है। कितना असरकारी है सर ये? क्या मध्य प्रदेश उस हिसाब का है कि नोएडा, बंबई, बैंगलोर, कोलकाता जैसी तंग जगहों में हम जो है बहुमंजिला इमारतों की और आगे बढ़े? देखिए, ये एक बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न आपने पूछा है और इसका एक जनरल स्टेटमेंट इस पर नहीं दिया सकता है। मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से अभी हमारे इंजीनियर साहब चर्चा कर रहे थे, 7 FIR की बात हो रही है, मैंने भी सुना है, इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए। ये एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करके, विशेष जनसंख्या का अध्ययन करके उस हिसाब से इसको स्टैब्लिश करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपके पास एक समानुपातिक तरीके से विकास नहीं होता, आपको वर्टिकल प्लानिंग पे नहीं जाना चाहिए। आप कंपेयर कर रहे हैं नोएडा की, आप कंपेयर कर रहे हैं गुड़गांव की, आप बॉम्बे की कंपेरिजन में जा रहे हैं। इन सब जगहों को इस FIR पे आने में एक समय लगा है। एक प्रोसेस के तहत ये लोग यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। आप एक बात बताएं, आज 1.25 FIR हमारे जनरल रेजिडेंशियल में चल रहा है, कमर्शियल में 2.5 से 3.5 के आसपास चल रहा है। आप आज 7 की बात करते हैं। अगर ये 7 हो जाता है अब्दुल्लागंज में, तो आप बताएं उसका हॉरिजॉन्टल विकास की आवश्यक नहीं है क्या? वहाँ पे अब्दुल्लागंज का विकास में बाधा नहीं आ जाएगी? भोपाल के लिए मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत वरदान है। लोगों को एक अफोर्डेबल हाउसिंग का विकल्प मिलेगा, बिल्डर्स के प्रोस्पेक्ट बढ़ेंगे, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को सुदूर क्षेत्र में लागू कर देते हैं तो उनके लिए अभिशाप भी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि एक बहुत कैलकुलेटेड स्टडी की आवश्यकता है और उसके उपरांत ही ये प्रदेश को उस क्षेत्र स्पेसिफिक होकर के इस प्लान को लागू करना चाहिए। और मेरा सोच ये है कि ये सरकार के जहन में अवश्य बात होगी। जब ये बात सामने आएगी तो हम लोगों को समझ में आ जाएगी कि सबसे प्लानिंग हुई है। बहुत जानदार बात कही सर आपने, लेकिन इसी क्रम में एक और बात सामने आ रही है कि अब ओबेदुल्लागंज तक मेट्रो का जो है वो किया जाना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, दर्शकों को भी बताना जरूरी है कि मेट्रो का संचालन सिर्फ मेट्रो का नहीं है। बात इस बात की है कि उससे जुड़े हुए क्षेत्रों का विकास कितना है, इसकी पूरी एक अधोसंरचना तैयार होती है जो विदेशों में देखी गई। और उसके बाद हम दिल्ली की बातचीत करें, चाहे फिर हम नागपुर की बातचीत करें, कोलकाता की बातचीत करें, एक बड़ा डेवलपमेंट प्लान होता है। सिर्फ मेट्रो आपके आने जाने का एक माध्यम नहीं होती। सर, भोजपुर की बात हो रही है, रायसेन जिले की बातचीत हो रही है, ओबेदुल्लागंज की बातचीत हो रही है, यहां तक मेट्रो आ रही है। भोपाल के मेट्रो की हम बातचीत करते हैं तो 500 मीटर तक TDR और TOD दोनों पॉलिसियों को लागू कर दिया। एक्स्ट्रा FIR भी मिलेगा और इसके अलावा जो है TDR पॉलिसी को हस्तांतरित यानी बेचने का अधिकार भी मिलेगा। इतना कठिन और इतना प्रबलता के आधार पर जो विदेशों से उठाई हुई स्कीमें हैं कि विकास के आधार पर जमीनों का हस्तांतरण और भविष्य के सपनों को देकर उनकी जमीनें को लेना और प्रोजेक्ट बनाना, FIR को बेचना और बढ़ा देना। क्या लगता है सर, मध्य प्रदेश की सरजमी पर अभी इस कॉन्सेप्ट को आने में बहुत समय लगेगा या समझने में? देखिए, विषय बड़ा गंभीर है, तो थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, वहां से इसको समझना पड़ेगा। जहां तक ये सवाल है क्या ये आवश्यक है, तो बिल्कुल ये आवश्यक है। लेकिन जो एक मूलभूत तकनीकी जो कमी है हमारे देश के अंदर, खास करके जब आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप IT क्षेत्र की बात कर लें,
मोटर इंडस्ट्री की बात कर लें, स्टील इंडस्ट्री की बात कर लें, आप इन सारे क्षेत्र में देखेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार या प्राइवेट फंड के तरफ से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सेगमेंट होता है, जहाँ पे लोग प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं, नए नए प्रोडक्ट को इनोवेट करने की कोशिश करते हैं। 90% फेल होते हैं, 10% सक्सेसफुल होते हैं। जो 10% सक्सेसफुल होते हैं वही देश को देश बनाते हैं। तो इसके लिए एक निवेश, एक इच्छा शक्ति और एक सोच की बहुत आवश्यकता। अनफॉर्चुनेटली देखिए, आज हम लोग जिस एरा में बैठे हैं, लगभग $4 बिलियन का हमारा ये सेगमेंट है रियल एस्टेट। 2030 तक लगभग 8 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं। जो हमारे सारे आर्थिक सांख्यिकी जो डेटा आते हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमारे पास नहीं है। आज भी हम वही सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो बाहर बन के आते हैं। हम ये मानते हैं कि यह सबसे बढ़िया चीज़ बन के तैयार हो गई है, क्योंकि ऐसी कोई विधि व्यवस्था ही नहीं है कि यहाँ पे आप रिसर्च करके किसी प्रोडक्ट इनोवेशन को प्रमोट करें, किसी चीज़ को प्रमोट करें। वो विधि व्यवस्था नहीं है। तो हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसमें हम अपने हिसाब से कोई चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। तो सारी चीज़ें जो आती हैं वो विदेश में जो सक्सेसफुल होती हैं या नहीं भी सक्सेसफुल होती हैं, यहाँ पे मार्केट में चली आती हैं और हम ये मान के उसको एक्सेप्ट करते हैं ये विदेशी चीज़ है तो हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जी सर, अगर देखा जाए सर तो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के आप सदस्य भी हैं और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर देश में मध्य प्रदेश भी अमल कर रहा है। अभी एनेक्सी बनी, उसे ग्रीन बिल्डिंग बनाने की बातचीत कही। अभी वन विभाग का खुद का एक इन्होंने परिसर बनाया, ग्रीन बिल्डिंग बनाया। और तो अब तो ऊर्जा विकास निगम ने और ऊर्जा विभाग ने भी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कितना जरूरी मानते हैं? और सर सबसे बड़ी बात यह भी कि ये कॉन्सेप्ट है क्या फायदा? चलिए मैं आपको 200-300 साल पहले लेके चलता हूँ। एक मुखिया जी का घर हुआ करता था, जो सोच वाले लोग होते थे, तो एक बैठक बनाते थे। वो बैठक घर के बाहर बनता था लेकिन प्रांगण के अंदर ही बनता था। उस बैठक के 2-3 इंडिकेटर्स होते थे कि उसमें एक पेड़ होता था, चाहे नीम का हो चाहे किसी भी चीज़ का, जो छाया दे। जो बैठक होते थे किसी चबूतरे पर नहीं होते थे, चौकियाँ पे होती थी। और जो बैठक में लोग बातचीत करते थे उसके बाद घर के अंदर बहुत कम सदस्य अंदर जाते थे, लोग वहीं से बैठक खत्म हो जाती थी। तो ग्रीन बिल्डिंग की जो परिकल्पना है वो सारी आपकी गतिविधियां, जो दैनिक गतिविधियां होती हैं, जिस हिसाब से चीज़ों को आप आगे मोमेंटम पे लेके जा रहे हो, और उसके दुष्प्रभाव ये होते हैं कि उस मोमेंटम की वजह से जो इन्वायरमेंट पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग जो तकनीक है वो वही तकनीक है जो चौपाल पर आजमाई जाती थी कि कुछ प्रैक्टिसेस को घर के बाहर कर लें और घर के बाहर ऐसे परिवेश में करें जिससे इम्पैक्ट जो है मेजर एक्टिविटी का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे कम से कम हो। तो ग्रीन बिल्डिंग में जो टेक्निकली अगर इसको बात समझने की कोशिश करें कि टू रिड्यूस द हार्मनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन द इकोसिटी, ऑन द इकोसिस्टम, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। कम समय में सब चीज़ को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे बात की जाए तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइक्लेबल चीज़ें हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, उसको यूज़ किया जाए और ऐसे प्लांट्स को प्रमोट किया जाए जिसमें पानी की आवश्यकता कम पड़े। इसके अलावे जो रेन हार्वेस्टिंग है उसको प्रमोट किया जाए। एक सर्टेन परसेंटेज है जो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है कि आपको इस हिसाब से पैरामीटर्स को सेट करना चाहिए, जिसमें ग्रीनरी ऐसी होना चाहिए और आपका जो पूरा प्रोसेस है उसका जो संविदा ऐसे बननी चाहिए कि जिसका प्रभाव दुष्प्रभाव रैदर आसपास के इकोसिस्टम पे कम से कम पड़े। तो उसके लिए उनके चार्टर्स बने हुए हैं। उस चार्टर्स को के लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं। गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारी नीतिगत बातचीत चल रही है। तो इस बात के लिए जितना अवेयरनेस किया जाए उतनी ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, उतना अच्छा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे देश, समाज और इस उद्योग पे पड़ेगा। सर अंतिम प्रश्न और बड़े उसमें पूछूंगा आपसे कि हम इंडिया अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप सदस्य हैं और डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो है इंडस्ट्री को और निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश के दौरे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी उनके कॉन्क्लेव जारी है। क्या आप देख पाते हैं कितना मध्य प्रदेश जो है वो निवेश के लिए तैयार है? क्या, कितना, कैसा आधार? देखिए, IACC एक प्लेटफॉर्म है जिसको मेरे ख्याल से 1968 में एस्टैब्लिश किया गया था। एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत सिंपल सा एक फंडा था, डिमांड और सप्लाई रेशियो को मैच कराना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो यहाँ अच्छी बन सकती है लेकिन यहाँ उसका मार्केट नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका में अच्छी बन सकती है लेकिन अमेरिका में उसका मार्केट नहीं है, या उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन वो रिसोर्सेज यहाँ पर हैं। हमारे पास कुछ ऐसी तकनीक है जिसके रिसोर्सेज वहाँ पर हैं। तो एक प्लेटफॉर्म देना जिसमें आर्थिक गतिविधियों को एक दूसरे की समझ को बढ़ाए और उस समझ के द्वारा सिर्फ इंडो अमेरिका ही नहीं बाकी विश्व के अन्य पटल पर भी इसका लाभ लोगों को मिले और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए। जहां तक रह गया हमारे मुख्यमंत्री के विदेश दौरे का सवाल, तो देखिए जब तक अपने आप को सामने विश्व पटल पर रखेंगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा हमारे प्रदेश की क्या क्या खूबियां हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रदेश में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अन्य प्रदेशों से अलग है। और एक लीडर जब खुद सामने जाकर के किसी भी चीज के बारे में एडवोकेसी करता है तो उसका इम्पैक्ट एक अलग ही डायनेमिक्स का होता है। एक प्रदेश के बारे में किसी न्यूज़पेपर में पढ़ना या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के द्वारा सुनना और एक लीडर के मुंह से सुनना और उसके आश्वासन पे उसको क्रियान्वयन करने की पहल करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मैं स्वागत करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं कि इसका कुछ पॉजिटिव प्रतिफल हमें जल्द देखने को मिले। और इस बात की बहुत आवश्यकता है क्योंकि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं इस मामले में काफ़ी पीछे है। तमाम चीज़ होने के बावजूद भी जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो महज खबरों में ही रह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शहरी अधोसंरचना के लिए बहुत जरूरी है।